आधा सच और अधूरा ज्ञान एक सांप के विष से भी ज्यादा खतरनाक होता है, ये आज हमने देख लिया। एंड्रू टेट को लोग एक हीरो की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, जबकि उसकी सच्चाई वो नहीं जानते हैं। एंड्रू टेट के ऊपर कई सारे केसेस चल रहे हैं, जैसे कि रेप के केसेस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस, सेक्सुअल अब्यूसमेंट के केसेस चल रहे हैं। पर इस सोशल मीडिया ने हमें एंड्रू टेट की वो बुरी साइड की इमेज नहीं दिखाई है, वो खाली उसके कार्स कलेक्शन और उसके कई सारे बहकाऊ बयान को दिखाती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे एंड्रू टेट की पूरी हिस्ट्री और जानेंगे कि एंड्रू टेट आखिर जेल में क्यों गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं द यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। एंड्रू टेट का पूरा नाम एमरी एंड्रू टेट III है, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1986 को वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। इनके पिता एमरी टेट अमेरिका से थे, जो कि एक इंटरनेशनल चेस मास्टर थे, और उनकी माता अफ्रीका से थी, जो कि कैटरिंग असिस्टेंट के तौर पे काम करती थी। उनके एक भाई भी थे जिनका नाम था ट्रिसेंट। एंड्रू का पालन पोषण यूएस में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता के तलाक के बाद माता उन्हें इंग्लैंड ले आती हैं और क्रिश्चियनिटी फॉलो करना शुरू करते हैं। एंड्रू अपने पिता की तरह ही कॉम्पिटिटिव चेस प्लेयर बने और कई सारे चेस टूर्नामेंट खेले। गौर से इनके बचपन की तरफ देखें तो इनका बचपन काफी उतार चढ़ाव से भरा था, लेकिन उनकी लाइफ 2005 के बाद पूरी तरह ही बदल गई। तब उन्होंने बॉक्सिंग प्रैक्टिस करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कई सारे टीवी एड्स में काम किया और उन्होंने अब पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। नवंबर 2008 में लाइट हैवीवेट किक बॉक्सर में उनकी 7th रैंक आई, जो कि ब्रिटेन में ऑर्गेनाइज किया गया था। दोस्तों, लाइट हैवीवेट कैटेगरी उन प्लेयर के लिए होती है जिनका वजन 77 किलो से 81 किलो के बीच होता है। इसके बाद 2009 में वो पूरे ब्रिटिश ISCA के चैंपियन रहे और अब उनकी पूरे यूरोपियन डिवीजन में रैंक थी 1। ISCA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पोर्ट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन, और इसके बाद लोग उन्हें किंग कोबरा के नाम से जानने लगे। 2008 और 2009 के बाद टेट ने फर्स्ट टाइम ISCA वर्ल्ड टाइटल भी जीता, पर 2012 उनके लिए कुछ ज्यादा सफल नहीं रहा। वे इफ्यूजन चैंपियनशिप हार गए, लेकिन इसमें भी उनकी 2nd रैंक आई लाइट हैवीवेट किक बॉक्सर में। लेकिन एक बार फिर 2013 में वो 12 राउंड के मैच में ISCA वर्ल्ड टाइटल फिर से जीत जाते हैं। इसी पॉपुलैरिटी और सक्सेस के कारण उन्हें 2016 में बिग ब्रदर नाम के एक रियलिटी शो में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें इस शो से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि वे अपने होमोफोबिक और रेसिस्ट ट्वीट के कारण जांच के दायरे में आ जाते हैं। इसी दौरान वे अपने ट्विटर हैंडल पे अपरेंटली कुछ वीडियोस शेयर करते हैं, जिसमें वे एक लड़की को बुरी तरह से बेल्ट से मारते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो में टेट उस लड़की को अपनी बात ना सुनने के लिए मारते हैं, और अगले वीडियो में जब टेट अपना बेल्ट उठाते हैं उस लड़की को मारने के लिए, तो वो लड़की अपने आप को अलग कमरे में बंद कर लेती है। लेकिन इस वीडियो को 6 ही दिन में ट्विटर से हटा दिया जाता है, और जिस लड़की को एंड्रू ने मारा था वो लड़की एंड्रू को अपना दोस्त बताती है और कहती है कि वो मेरी सहमति से हुआ था। टेट्स ब्रदर की एक वेबसाइट भी है जिसपे वे पैसे कमाने के तरीके और मेल फीमेल इंटरेक्शन के बारे में सिखाते हैं। टेट्स के अकॉर्डिंग वे एक वेबकैम स्टूडियो भी ऑपरेट करते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को एज ए एम्प्लॉय रखकर किया था। बाद में वो बताते हैं उन्होंने 75 वेबकैम मॉडल्स को हायर किया, जिससे उन्होंने $1 मिलियन कमाए, और इसके कुछ ही समय बाद वो अपने $1 मिलियन के बिजनेस को स्कैम बताकर लोगों की नजर से इसे हटा देते हैं। टेट एक हसलर यूनिवर्सिटी नाम का एक प्लेटफॉर्म भी ओन करते थे, जिसमें वो मेंबरशिप देते थे और मेंबरशिप के बदले ड्रॉप शिपिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सिखाते थे। वे अपने इसी वेबसाइट से एफिलिएट मार्केटिंग भी करते थे, जिससे उनके वेबसाइट के मेंबर्स को और मेंबर्स जोड़ने के लिए कमीशन भी मिलता था। लेकिन ये एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस उन्हें कुछ ही समय बाद बंद करना पड़ा। टेट को तब बहुत अटेंशन मिला जब उन्होंने हार्वी वेस्टर्न सेक्सुअल अब्यूज केस के दौरान एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट किसे कहते हैं, और ये कई बार सेक्सुअली असॉल्ट लोगों के खिलाफ भी ट्वीट किया करते थे।
इन सब ट्वीट्स के लिए उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और उनके ट्विटर हैंडल को भी बंद कर दिया गया। बात करें मिड 2022 की, तो गूगल पे डोनाल्ड ट्रंप और कोविड-19 से भी ज्यादा सर्च एंड्रयू टेट नाम से था। इसी दौरान व्हाइट रिबन कैंपेन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि वुमेन वायलेशन को कम करने का काम करती है, उसने एंड्रयू से सवाल जवाब किया और उसने उनके बयानों के खिलाफ सफाई मांगी। अपनी सफाई में एंड्रयू ने कहा कि मैंने वुमेन्स के लिए भी कई सारी चीजें बोली हैं और मेरा बयान समाज में टॉक्सिसिटी कम करने के लिए है और सबको एक नजरिए से देखने के लिए है। और उन्होंने फिर एक बयान दिया कि उनके खिलाफ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इलॉन मस्क के द्वारा ट्विटर के एक्विजिशन के बाद उन्होंने टेट को ट्विटर से अनबैन कर दिया। इससे पहले 2021 में एंड्रयू ने अपने ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई करने की कोशिश की थी, तब ट्विटर ने इन्हें वेरिफिकेशन एरर का मैसेज देके बैन कर दिया था। टेट के अगेंस्ट में कई सारे कैंपेन भी चलाई गई जिसमें कहा गया कि टेट को हर प्लेटफॉर्म से डी प्लेटफॉर्म कर देना चाहिए। इसी बात को समझते हुए इंस्टाग्राम और फेसबुक ने उन्हें परमानेंटली बैन कर दिया, जिससे उन्हें अपने 4.7 मिलियन फॉलोअर्स को खोना पड़ा। इन्हीं की पेरेंट कंपनी मेटा ने ये क्लेम किया कि इन्होंने डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल पॉलिसी का वायलेशन किया है, इसलिए उन्हें बैन किया गया है। टिकटॉक पे भी उन्हें कई सारे पॉलिसीज का वायलेशन करने के लिए बैन कर दिया गया था, जैसे कि कंटेंट दैट अटैक, थ्रेटन्स, इंसिस्ट वायलेशन अगेंस्ट और अदरवाइज डिह्यूमनाइज एन इंडिविजुअल और ग्रुप। इसके कुछ ही समय बाद यूट्यूब ने भी उन्हें बैन कर दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने कई सारे पॉलिसीज का वायलेशन किया है और कोविड-19 के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया है। लेकिन एंड्रयू के कंटेंट अभी भी सर्कुलेट हो रहे हैं उनके फैन पेजेस द्वारा। एंड्रयू 2017 में ही यूएस छोड़ के रोमानिया में चले जाते हैं और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें एक वीडियो में नमाज पढ़ते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि उन्होंने अपना धर्म क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में कन्वर्ट करा लिया है। 11 अप्रैल 2022 को यूएस एम्बेसी के टिप के आधार पे रोमानियन पुलिस उनके रोमानिया के 2 प्रॉपर्टी पे रेड करती है और सबसे मजे की बात ये है, ये रेड करने में उनकी मदद करता है उनका ही वेबकैम स्टूडियो, जिसकी मदद से वे उस करेक्ट लोकेशन पे पहुंच पाते हैं और सही जगह पे रेड करते हैं। दरअसल वेबकैम स्टूडियो की बात करें तो ये एक पॉर्न साइट की तरह ही होता है, लेकिन ये एक लाइव वीडियो होता है जिसमें वेबकैम मॉडल लाइव वेब कैमरा के सामने आके परफॉर्म करती है। इसी वेबकैम स्टूडियो पे एक अमेरिकन वुमेन भी पाई जाती है जो बताती है कि उससे ये काम बिना उसकी मर्जी के करवाया जाता है। इसके बाद डायरेक्टरेट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म यानी कि डिकॉट उनके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और रेप का एलिगेशंस लगाती है। टेट और उनके भाई से 5 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है और टेट एक बार फिर बयान देते हैं कि उनके खिलाफ एक बार फिर से फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद 29 दिसंबर 2022 को उनके 5 दोस्तों को गिरफ्तार किया जाता है सर्च वारंट के आधार पे, जिनमें से 4 दोस्तों को 24 घंटे के लिए डिटेन कर लिया जाता है। इन 4 में से एक टेट के भाई होते हैं, एक लोकल पुलिस वुमेन होती है और एक रोमानियन वुमेन होती है, लेकिन उनके नाम डिकॉट के द्वारा अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं। डिकॉट ने टेट और उनके भाई पे एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने वुमेन्स को एक्सप्लॉइट करके उनसे फोर्सफुली पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनवाया। डिकॉट ने बताया कि पहले ये यंग लेडीज को अपने रिलेशनशिप के जाल में फंसाते थे और फिर उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यूज करते थे और इन 4 में से एक अक्यूज्ड का रेप भी किया गया है। खैर अभी ये लोग कस्टडी में हैं और डिकॉट के रिक्वेस्ट पे इनकी कस्टडी की रिमांड को 30 दिसंबर से बढ़ा के 10 जनवरी को कर दिया गया है। अब इसके बाद अगली हियरिंग 10 जनवरी 2023 को होनी है। एक चीज को देखने के लिए हमारे पास कई सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, लेकिन उसको देखने से पहले हमें उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा जरूर कर लेनी चाहिए ताकि हमारे पर्सपेक्टिव को कोई अपने नॉलेज से चेंज ना कर सके। मुझे आशा है कि आपको एंड्रयू टेट की पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।